हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम वर्ण के बारे में बता रहे हैं। तो वर्ण होता क्या है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्वनि। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो मैंने एक परिभाषा बनाया कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी एक निश्चित आकृति हो उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखें क, क्या लिखेंगे? क। अब जो ये क है, क का टुकड़ा हो जाएगा। क किससे किससे मिलकर बना हुआ है? जो हम लोग परिभाषा बोले हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। ए बाबू, जब यहाँ करेंगे तो क का टुकड़ा हो जाएगा। क को लिखेंगे क्या? आधा क धन अ, आधा क धन य, और क धन य, क धन अ मिलके ही क्या बनता है? क बनता है। इसीलिए मैंने एक परिभाषा दूसरी दी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी एक निश्चित आकृति हो उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब जो हम लिखेंगे अ, तो अ का टुकड़ा होगा? नहीं होगा। हम लिखते हैं क, तो क का टुकड़ा हो गया। तो पहली परिभाषा से तो हमारी अ सही है, क गलत है। लेकिन जो दूसरी परिभाषा लिखे हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो अब यहाँ क का टुकड़ा हो गया, क धन अ। लेकिन जब दूसरा बोले हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी एक निश्चित आकृति हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसके बाद आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, तो जब भी हम माला की बात करते हैं तो माला एक फूल से बनता नहीं है। माला जो बनता है एक से अधिक फूल रहेंगे तभी क्या बनेगा? माला बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी प्रकार जब हम एक वर्ण को लेंगे तो वर्णमाला बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक से जब अधिक वर्ण रहेंगे तभी बोलेंगे उसे क्या? वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही कहलाता है क्या? वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित रूप ही कहलाता है क्या? वर्णमाला। अब जो वर्णमाला हो गया, वर्ण जो है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है बाबू स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो जब स्वर हो गया इसका उच्चारण भी होगा, व्यंजन भी होगा उसका भी उच्चारण होगा। तो जब हम स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। तो इसी से इसका परिभाषा भी बनता है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं अ, तो अ का उच्चारण करने में हमें किसी की सहायता लेनी पड़ी? नहीं ना।
जब मैं अ का उच्चारण किया तो सीधे हम बोल रहे हैं अ, इसमें किसी की सहायता नहीं हो रही है। जैसे हो गया आ को भी बोलने में हमें किसी का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इसीलिए इसका परिभाषा यही बनता है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। तो व्यंजन की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं या उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे हो गया क, तो क बोलने में हमें अ का सहारा लेना पड़ा। जैसे बोल रहे हैं क, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ। लास्ट में क्या आ रहा है? अ। अब यह जो क है बताएं अभी कि क किससे मिलके बना हुआ है? आधा क धन अ, आधा क धन अ। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, ये हो गया जो व्यंजन का वास्तविक रूप होता है, व्यंजन का वास्तविक रूप। तो जब तक उसमें हलंत नहीं लगेगा तब तक वह व्यंजन का वास्तविक रूप नहीं होगा। तब तक वह व्यंजन का क्या होगा? वास्तविक रूप नहीं होगा। क्योंकि मेरी परिभाषा में इसका छिपा हुआ है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। तो इसे उच्चारण करने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा ना। अब देखिए स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण, जो स्वरों का वर्गीकरण है इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे तो स्वर, हमारे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक लघु स्वर, और दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तो लघु स्वर को ही कहते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। लघु स्वर को ही क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं क्या? मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर। तो लघु स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर तीनों एक ही है। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या होता है? जैसे आ हो गया, तो आ हो गया तो ये हमारा क्या हुआ? दीर्घ स्वर में आएगा। किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा। और जो अ हो गया ये किस में आएगा? लघु स्वर में। इसकी भी परिभाषा है, तो इसकी परिभाषा बाद में देखेंगे। तीसरा हमारा है क्या? प्लुत स्वर। तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या होता है कि इसका प्रयोग इस समय नहीं हो रहा है। इस समय प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है। प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में किया जाता है। किसी को पुकारने में किया जाता है। किसका प्रयोग? प्लुत स्वर का। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, जो स्वरों का वर्गीकरण बता रहे थे, इसमें यह है कि स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है स्वरों का वर्गीकरण। जब स्वरों का वर्गीकरण है तो स्वरों का वर्गीकरण
निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो प्रकार से बांटा गया है। स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से। एक होता है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर और दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। मूल स्वर को ही कहते हैं क्या? ह्रस्व स्वर। और मूल स्वर को ही कहते हैं लघु स्वर। मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर, तीनों का मतलब एक ही है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो जो मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो जो मूल स्वर है अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। यही जो चारों हैं क्या है? हमारे मूल स्वर हैं। और इन्हीं को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। और यही क्या है? ह्रस्व स्वर भी हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4। मूल स्वरों की संख्या 4। और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही कहते हैं संधि स्वर। दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं? संधि स्वर। संधि का मतलब है कि वहां जो स्वर है वो दो स्वरों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? दो स्वरों से मिलकर बना होता है। तो जब दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसी को कहते हैं क्या? संधि स्वर। क्या कहते हैं? संधि स्वर। और संधि स्वर को ही कहते हैं बाबू क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब देखिए, जो दीर्घ स्वर है उस दीर्घ स्वर को ही कहा जाता है गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को ही बोला जाता है गुरु स्वर। क्या बोला जाता है? गुरु स्वर। तो परिभाषा लिखेंगे लघु स्वर। लघु स्वर। तो लघु स्वर में क्या होता है कि वे वर्ण या वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे लघु स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो उसमें लिखे हम लोग अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। यही क्या है? हमारे लघु स्वर है। क्या है? लघु स्वर है। दूसरा है संधि स्वर। और संधि स्वर को ही कहते हैं क्या? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा होती है कि जो स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी कि जो स्वर मूल स्वरों से मिलके बने होते हैं, जो स्वर मूल स्वरों से मिलके बने होते हैं उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। संधि स्वर या
दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये भी हो जाएगी कि वे स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर से ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। बात समझ में आ रही? तो जैसे जो हमारा आ है, यह आ किससे किससे मिलके बना है? अधन अ, अधन अ, अधन अ को मिला के क्या बनता है? आ बनता है। उसी तरह ईधन ई को मिलाने से क्या बनता है? बड़ी ई। ऊधन ऊ को मिलाने से क्या बनता है? बड़ा ऊ। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब इसमें भी जो संधि स्वर हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक सजातीय संधि स्वर और दूसरा विजातीय संधि स्वर। जो संधि स्वर है उसे भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक सजातीय संधि स्वर और दूसरा विजातीय संधि स्वर। तो जो सजातीय संधि स्वर हैं, क्या हैं? सजातीय संधि स्वर हैं, वो दोनों एक ही जाति के होंगे। जैसे अ धन अ दोनों एक ही है, और यह मिलके जब आ बना रहा है तो यह आएगा सजातीय संधि स्वर के अंदर। किसके अंदर आएगा? सजातीय संधि स्वर के अंदर आएगा। लेकिन वही जो आपका ए है, ए किससे मिलके बना हुआ है? आधन ई, आधन ई, और आधन ई से मिलके बनता है ए। तो ये क्या कहलाएगा? विजातीय स्वर। क्या कहलाएगा? विजातीय स्वर। सजातीय जो स्वर हैं, जैसे लिख लेते हैं अधन अ बराबर होगा क्या? आ। ईधन ई बराबर होगा क्या? बड़ी ई। और ऊधन ऊ बराबर होगा बड़ा ऊ। ये जो आते हैं आपके सजातीय मूल दीर्घ स्वर, सजातीय मूल दीर्घ स्वर। अब जो आपका है आधन ई, आधन ई से मिलके क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ये आएगा आपका विजातीय स्वर, विजातीय संधि स्वर। अब इसमें देखिए अ जो है अलग जाति का है, ई जो है अलग जाति का है कि नहीं है? अब जो इन दोनों से मिलके बना क्या है? ए बना। और ए क्या? अब देखिए यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए क्या बोलेंगे इसे? विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर। और जो ए है ए धन आधन ए मिलके क्या बनते हैं? अय बनता है। क्या बनता है? अय बनता है। फिर आपका
आधान उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है, और ओधान अ मिलके क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनता है, औ बनता है। ये था आपका। अब इसे क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे, विजातीय स्वर। विजातीय देखिए, विजातीय स्वर बोलिए, या विजातीय दीर्घ स्वर बोलिए, या विजातीय संधि स्वर बोलिए, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, बस उसको बांट दिया गया है अलग अलग। समझ में आ रहा है। तो ये होगा विजातीय, सॉरी इस पे छोटी का मात्रा होगा, विजातीय मूल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।